ओके, इस चैप्टर में मैं आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग और उसकी स्कोप, उसका नेचर, और उसके साथ साथ बिजनेस इकोनॉमिक, उसका नेचर एंड उसका स्कोप, दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। जहाँ तक तो शब्द इकोनॉमिक्स की बात है, ग्रीक वर्ड इकोनीमिया से ये वर्ड निकल के आया है। इकोनीमिया या ओकिनीमिया आप उसको कह सकते हैं। उसका ग्रीक वर्ड का जो इंग्लिश मीनिंग है दैट इज हाउस होल्ड, यानी डे टू डे हाउस होल्ड मैनेजमेंट के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको ग्रीक वर्ड में इकोनोमिया कहते हैं, और वहां से शब्द इकोनॉमिक्स जौन सा सामने निकल कर आया है इंग्लिश में। पहली ऑर्गेनाइज्ड किताब इकोनॉमिक्स के ऊपर एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी। किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट करके द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किताब पहला काम है, फर्स्ट वर्क इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी कई बार पूछा जाता है। एनी हाउ, आफ्टर ऑल, व्हाट इज कंटेन्ड इन इकोनॉमिक्स, व्हाट डू वी कवर इन इकोनॉमिक्स। कहते हैं दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो कि हमारे को इकोनॉमिक्स में कवर करने को मिलते हैं, उनका कवरेज आता है इकोनॉमिक्स में। पहला फैक्ट है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, इनकी वांट्स अनलिमिटेड है। Humans are never satisfied. They carry unlimited wants. If few of their wants get satisfied, they will start making new demands and new wants. So, as long as they live, they have wants and demands. It may change with a period of time, with age, it may change, but it never so happens that wants and demands end. तो फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट तो ये है। और दूसरी बात है, हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर उन्हें पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वह हमारे पास रिलेटिवली स्केर्स हैं, रिलेटिवली कम हैं। इन रिलेशन टू माय रिक्वायरमेंट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज लेस। और अब इन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हम किस तरह से सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करें, this is known as, this is the subject matter of economics. This is where economics will come into picture. So economic जौन सी है वो बैलेंस बनाती है किसके बीच में, वॉन्ट्स के बीच में, और उन वॉन्ट्स को पूरा करने वाले रिसोर्सेज के बीच में। वॉन्ट्स इनफिनाइट हैं, रिसोर्सेज फनाइट हैं, लिमिटेड हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से एक बात तो तय है कि मेरी सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती, तो मेरे को अपनी कौन कौन सी वांट पूरी करनी है, प्रायोरिटी किस वांट की पहले है, बाद में किसकी होनी चाहिए, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना और अपने कम रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना कि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और मेरी मैक्सिमम वांट्स पूरी हो सके। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने रेड में हाईलाइट करके भी इसी बात को लिखा हुआ है। इकोनॉमिक स्टडी है टू प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपने रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज को इस प्रकार से एलोकेट करते हैं जिससे कि ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स मैक्सिमम रूप से पूरी हो जाए। सारी तो नहीं पूरी होंगी, रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स पूरी हो जाएं तो हम कहते हैं मोस्ट ऑप्टिमम मैनर में हमने स्केर्स रिसोर्सेज को क्या किया है, एलोकेट किया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए। हम ये कह रहे हैं कि जो टाइम है ना वो डायनामिक है। जो हम आज से 20 साल पहले प्रोड्यूस करते थे आज हम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है और हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है। यानी एक तरफ तो ह्यूमन वांट्स बढ़ रही हैं,
और दूसरी तरफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, यानी कि उन वांट्स को पूरा करने की कैपेसिटी भी तो क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये बताती है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जौन सी है वो समय के साथ साथ जौन सा है ट्रिमेंडसली क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। नए प्लांट लग रहे हैं, नई इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, नई माइंस में से खुदाई होनी शुरू हो गई है मिनरल रोड्स की। Not only the quantity of available productive resources increase, their quality has also improved substantially. ये मैंने आपसे बात कही। तो स्कोप ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैज वाइडन, यानी कि ये बात तो ठीक है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मगर वो अब लिमिटेड रिसोर्सेज से जो आउटपुट है वो भी तो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ऐसा मॉडर्न समय में हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मॉडर्न इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न्स इटसेल्फ नॉट just with crucial concern of how a nation allocates its scarce productive resources to various uses. It also deals with the process by which productive capacity of these resources is increased and with the factors which in past have led to sharp fluctuations in rate of utilization of these factors. देखिए, इकोनॉमिक्स को मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी डिस्कस कर सकता हूँ। वो क्या कहलाएगी, आगे जाके हम नाम समझते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। या मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ नेशन के लेवल के ऊपर भी, तो वे क्या कहलाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कंसर्न अब आज की डेट में जो उसका स्कोप है या कंसर्न है वो बहुत अहम हो गया, क्रूशल हो गया। आज की डेट में सरकार सिर्फ ये नहीं सोचती कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट एलोकेट करें, उसके साथ साथ ये भी सोचती है कि आने वाले समय में जब मुझे और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और ज़्यादा सामान की ज़रूरत होगी तो मैं कैसे अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाऊं। सो आज की डेट में सिर्फ स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं रह गया इकोनॉमिक्स में। आज की डेट में हम फ्लो कॉन्सेप्ट या डायनेमिक कॉन्सेप्ट ही देखते हैं, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सिर्फ वांट्स को सेटिस्फाई करना ही इकोनॉमिक्स का काम नहीं है, समय के साथ साथ वांट्स बढ़ेंगी, उन बढ़ी हुई वांट्स को भी बड़ी प्रोडक्टिव कैपेसिटी से कैसे मीट आउट करना है इसके बारे में भी सोच रखना, that is also a part and parcel of modern economics. Okay. Now, इकोनॉमिक एनालिसिस बहुत वाइड है। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या क्या कवर होता है? हर बिजनेसमैन को इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ता है, इंडिविजुअल को इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ता है, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो मैंने आपको बताया। अनलिमिटेड वांट्स है, रिसोर्सेज कम है, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से खर्च करें ताकि हमारी मैक्सिमम वांट्स पूरी हो जाएं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल है, चाहे वो नेशनल लेवल है, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल है, हर किसी को इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ता है। अब इकोनॉमिक एनालिसिस में कौन कौन से मैटर्स हम कवर करते हैं? अब ये एक पैराग्राफ में लिखना बहुत मुश्किल है कि मैं सारे मैटर्स बता दूं इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या कवर करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैंने पहला शब्द क्या लिखा, इलिस्ट्रेटिव लिस्ट। दिस नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज एन इलिस्ट्रेटिव लिस्ट। I can just give you an examples what we can cover in economics. I cannot tell you 100% these are the things that we will cover in economics. Economics is having a very wide scope. So what we are going to discuss now is an illustrative list of fundamental matters connected with economic analysis. कुछ ऐसे मेन मैटर्स जो हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते वक्त कंसिडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं, वे कौन से मैटर्स हैं? देखिए, चेंज इन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज
एज वेल एज इन जनरल प्राइस लेवल। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो इसका लोगों की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, इसका किसी और प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये जानना। और जनरल प्राइस लेवल, ये तो एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है कि अगर इन्फ्लेशन आ जाती है या डिफ्लेशन आ जाती है, इससे लोगों की परचेजिंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कवर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स कई कंट्री में क्यों है और कई कंट्री बहुत पुअर हैं, ये इकोनॉमिक एनालिसिस का विषय है। क्यों कई कंट्रीज बहुत रिच हैं और क्यों कई कंट्रीज बहुत पुअर हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों किन कई कंट्री में बहुत पुअर है। क्यों कुछ फर्म्स जैसे रिलायंस, अभी उसने अपने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, पिछले साल से डबल हो गए उनके प्रॉफिट्स। क्यों कुछ फर्म्स जौन सी हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स शो करती हैं और बाकी फर्म्स लॉस हो जाता है उनको और उनको शट डाउन करना पड़ता है। ये हमारा इकोनॉमिक्स में विषय हो सकता है। मैंने आपको कहा विषय अनेक हैं, मैं सबका यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता, सबको लिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने आपके साथ क्या बात करी, इलिस्ट्रेटिव लिस्ट। जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको ये पता चलता जाएगा कि जो स्कोप है इकोनॉमिक्स का वो काफ़ी वाइड है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम इकोनॉमिक्स को क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। Why an individual wants to use economics, why a business firm wants to use economics here। मेरी ज़्यादा डिस्कशन जौन सी है फर्म के लिहाज से होगी, इंडिविजुअल के लिहाज से ज़रा कम करूँगा मैं बात, क्योंकि मेरा टॉपिक जौन सा वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। सिंपल इकोनॉमिक्स होता तो मैं इंडिविजुअल के लिहाज से ज़्यादा बात करता, मगर इस वक्त मैं बिजनेस के लिहाज से, बिजनेस फर्म, एक बिजनेस फर्म को सक्सेसफुल होने के लिए करेक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सही प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, सही समय पे बेचना पड़ता है, सही दाम पर बेचना पड़ता है, सही खरीदार को जो पैसे चुका देगा उसको बेचना पड़ता है। तो एक बिजनेस फर्म को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और डिसीजंस टाइम के ऊपर लिए जाएं, लेट हो जाएंगे डिसीजंस उनके मायने खत्म हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे डिसीजंस तब भी उसका मायने खत्म हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। टाइमली डिसीजंस लें, एक्यूरेट डिसीजंस लें, इन दो काम को करने में जो मदद करती है वो कौन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो वी आर जस्ट टेकिंग अप दिस टॉपिक नाउ, डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है, लेट अस सी। इसमें इजी पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, अगर आप देखें, पहला मैंने जो भी मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट भी किया हुआ है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को सुविधा रहे पढ़ने में। किसी भी फर्म का सर्वाइवल और उसका सक्सेस डिपेंड करता है किसके ऊपर, साउंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अगर डिसीजन सही हैं, इफ द डिसीजंस आर करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, किसी भी फर्म का सर्वाइवल या उसकी सक्सेस, पहले तो सर्वाइव करना ही इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे सक्सेसफुल होना, बड़ा बनना, वो कैसे पॉसिबल है, अगर वो फर्म क्या लेती है, सही समय पर सही डिसीजंस लेती है। सेकेंड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू प्रोसेस। अब डिसीजन मेकिंग होता क्या, आपने पढ़ा है +2 में, डिसीजन मेकिंग ये एक प्रोसेस है। हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव हैं, उनमें से सही ऑल्टरनेटिव को चुनना, ना सिर्फ चुनना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको रिव्यू एंड मॉनिटर करना, ये सब किस में आ जाता है, डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। सो हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उनमें सही ऑल्टरनेटिव को चुनना इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग, ताकि हम अपने डिजायर्ड एंड डिजायर्ड रिजल्ट को क्या कर सकें, अटेन कर सकें। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस साल 1 करोड़ रुपए की सेल करूं। मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कि मैं पंखे बना सकता हूं, मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि मैं कूलर बना सकता हूं, मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि मैं एसी बना सकता हूं। मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के कई टूल्स को यूज़ करके, टेक्निक्स को यूज़ करके, उन टूल्स और टेक्निक्स का नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में कई टूल्स एंड कई टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके मैं आने वाले समय में मेरी सेल्स की प्रोजेक्शन कर सकता हूँ।
और मेरे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से ये एनालाइज कर सकता हूँ कि मैं अगर पंखे बनाऊंगा तो कितने रुपए की सेल कर लूंगा, एसी बनाऊंगा तो कितने रुपए की सेल कर लूंगा, कूलर बनाऊंगा तो कितने रुपए की सेल कर लूंगा। और अब जब मैंने ये एनालिसिस कर लिया, अब समय क्या है, अब समय क्या है डिसीजन मेकिंग का। अब डिसीजन क्या लेना है, वो लेना है अपने गोल के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था 1 करोड़ रुपए तक की सेल हो जाए। अब मैंने तीनों ऑल्टरनेटिव्स में एनालिसिस किया है और जिसमें मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए की सेल टच कर जाएगी या जिसमें सबसे ज्यादा सेल होगी, उस ऑल्टरनेटिव को मैं क्या कर लूंगा, सेलेक्ट। तो आपने देखा बिजनेस इकोनॉमिक्स और डिसीजन मेकिंग का क्या तालमेल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज करके टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजंस लेते हैं, जिससे कि बिजनेस की सक्सेस क्या होती है, इंश्योर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिसीजन मेकिंग ऐसे हवा में नहीं ले लिया जाता, टॉस करके नहीं लिया जाता। इसके लिए इट इन्वॉल्व्स एन इवैल्यूएशन प्रोसेस, पूरी प्रोसेस रन करी जाती है। फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, रैशनल जजमेंट्स, सही तरीके से जजमेंट करी जाती है। रैशनल मतलब साउंड माइंड के साथ जजमेंट करी जाती है। इंफॉर्मेशन का बेस जौन सा होता है वो सही होना चाहिए। और फिर हम एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को जो कि हमें मोस्ट सूटेबल लगता है उसे चुनते हैं। अगर मेरे पास डाटा ही गलत है तो मेरा एनालिसिस भी गलत हो जाएगा। अगर मैंने टेक्निक ही गलत लगाई तब भी मेरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। सो मुझे डिसीजन लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे पास पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। जजमेंट में रैशनल, रैशनल मतलब जो संभव है उसी को सोचूं, जो असंभव है उसके बारे में डिसीजंस ना लूं। और मेरा बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर जहां से डाटा मिला है वह क्या हो, एक्यूरेट हो। अगर ऐसा होगा तभी आप सूटेबल डिसीजंस ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग कोई आसान काम नहीं। अगर डिसीजन मेकिंग आसान होती तो हर कोई सीएमडी या सीईओ ना बन गया होता कंपनीज का। वर्कर्स भी होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट भी होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है डिसीजंस। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना आता है। डिसीजन मेकिंग कोई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थाली में रखी हुई चीज नहीं है कि हर कोई ले सके। जिसके पास फ्यूचर की विजन है वही क्या ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है। डिसीजंस को लेना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। किसी एक चीज को सेट करने जाते हैं दूसरी अपसेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं अपने खर्चे कंट्रोल करूंगा। खर्चे कंट्रोल करूंगा तो हो सकता है वेजेस कम दूं। वेजेस कम दूंगा तो हो सकता है वर्कर्स नाराज हो जाएं और प्रोडक्टिविटी कम कर दें। तो एक तरफ तो मैं एक चीज अचीव करने जा रहा हूँ और दूसरी तरफ काउंटर बैलेंस हो जाता है। सो आपको टाइट रोप वॉक करना पड़ता है। कैसे करेंगे, यही हमें सीखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ के लिए तो यही है कि डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स है। एक चीज को ठीक करने जाते हैं दूसरी अपसेट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। एंड डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर। जो सपोज करो मैंने आज डिसीजन लिया, आज के हालात के हिसाब से डिसीजन लिया, क्या वो कल अगले साल सेम डिसीजन ले सकता हूँ? सपोज करो मैं 2 साल पहले डिसीजन लिया था कि 1 लाख एसीज मैन्युफैक्चर करूंगा। 1 लाख एसीज मैन्युफैक्चर करे, 90,000 बिक गए, 10,000 का स्टॉक रह गया। अब मैं उसका अगला साल आया और फिर डिसाइड कर लेता हूँ यार पिछली बारी तो सारे बिके नहीं थे, चलो इस बार भी क्या करते हैं कि 90,000 मैन्युफैक्चर कर लेता हूँ। मगर अगले साल डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। अगले साल जैसे अब पेंडेमिक आ गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। वर्क फ्रॉम होम हुआ तो लोगों ने कहा कि घर को ही ऑफिस की तरह सेटअप करो। घर में और एसीज की डिमांड आ गई, 1.5 लाख एसीज की डिमांड आ गई। कहने का भाव सिर्फ ये है, हम हर बार जब डिसीजन लेंगे, हर बार की जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करके डिसीजन लेंगे। लास्ट टाइम का डिसीजन नहीं हम चिपका सकते। सो इसीलिए डिसीजन मेकिंग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है, सिंपल काम नहीं है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और इसकी नेचर क्या है, डायनामिक है।
और क्या मुश्किलें हमारे को डिसीजन मेकिंग में आती हैं, और वो कह रहा है और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा कठिन बना देती हैं। वे प्रॉब्लम्स क्या हैं? मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन अंडर imperfect under under conditions of imperfect knowledge and uncertainty। परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, एग्जैक्टली नहीं मालूम क्या होने वाला है, लगभग मालूम है, एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो उसके उलट भी हो सकती हैं चीजें। और अनसर्टेनिटी, फ्यूचर तो क्या है, अनसर्टन। सही डिसीजंस लेने के लिए ये जरूरी है कि मैनेजमेंट शुड बी इक्विप्ड और मैनेजमेंट शुड बी नोइंग what are proper methods of taking decisions, what are correct or you may say appropriate analytical tools and techniques। कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज करें जिससे कि हम सही डिसीजन पर पहुंच जाए। अभी मैं टूल्स एंड टेक्निक्स का नाम आगे जाकर लेने वाला हूं। आप में से किसी ने, अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं, इस वर्ड को सुना हुआ है कभी किसी ने आप में से? आई राइट दिस वर्ड, आई राइट अनदर वर्ड, and whatever I write, whatever I teach is purely part of your syllabus। 6 चैप्टर में बहुत सारी एब्रीवेशंस है, उनमें से ही समझ लीजिए मैंने कुछ अभी आपके साथ हिट करी। हाँ जी बच्चे, किसी ने ये वर्ड सुने हुए हैं? हैव एनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दीज वर्ड्स? सर पीई का प्रोग्राम इवैल्यूएशन सुने हो? पीई, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आपने आधा बताया, सही बताया, मैंने इसको पूरा कर दिया। ये PERT इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। ये एक टेक्निक है बिजनेस इकोनॉमिक्स के तहत जो बिजनेसमैन यूज करके करेक्ट डिसीजन मेकिंग करता है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगाना है बिना इवैल्यूएशन के नहीं लगाना है। से मैंने बोला कि मैं कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, अगेन आई टेक एन एग्जांपल कि मैं पेपर मिल खोलना चाह रहा हूँ या मैं स्टेशनरी की पेन मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट है। ऐसे नहीं लगा लोगे प्रोजेक्ट, इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी पड़ती है बच्चे। इवैल्यूएशन में कई चीज़ें आ जाती हैं, वो भी मैं इकट्ठी नहीं बता सकता। से इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितने सालों में ये प्रोजेक्ट रन करना शुरू करेगा, कितनी साल इस प्रोजेक्ट की लाइफ है, प्रोस्पेक्टिव डिमांड क्या है, कई सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, यानी हर प्रोजेक्ट को टेक्निकली और फाइनेंशियली इवैल्यूएट करो। जो इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया के ऊपर सबसे खरा उतरे, सबसे बढ़िया उतरे, उस प्रोजेक्ट को चुन लो। आपको थोड़ा सा मैं और बताता हूं इसके आगे। जैसे कि मैं कहता हूं एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी, ठीक है, और इसकी लाइफ है 3 इयर्स, इसकी भी लाइफ मान लीजिए 3 इयर्स। मैं पूछता हूं कौन सा प्रोजेक्ट चुने, ए या बी? आप कहेंगे सर आपने पैरामीटर ही नहीं बताया, हम नहीं बता सकते। मैंने कुछ बताया थोड़ी ना अभी तक। अब मैं आगे बताता हूं कि इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1 लाख का है, इसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख का है। अभी भी मेरे पास चुनने के लिए कोई पैरामीटर नहीं बन रहा क्योंकि सब कुछ सेम आ रहा है। अब इसमें से जो अर्निंग आएगी, इसमें आएगी 3 लाख रुपीस की, इसमें आएगी 4 लाख रुपीस की। अब मैं कहता हूं बताओ कौन सा प्रोजेक्ट चुन लें? तो आप कह रहे हो कि इसमें जो प्रॉफिट आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 लाख आएगा, इसमें प्रॉफिट आएगा कितना, 3 लाख। तो प्रॉफिट किस में आएगा ज्यादा, प्रोजेक्ट बी में। तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया, क्या क्राइटेरिया बनाया, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या क्राइटेरिया बनाया, प्रॉफिटेबिलिटी ओवर एंड अबव इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितना कमा रहा हूं, प्रोजेक्ट बी में ज्यादा कमा रहा हूं, तो किसको चुन लूं, प्रोजेक्ट बी को। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने क्राइटेरिया बना के एक टेक्निक लगाई और मैंने कहा ये मैंने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया है
फिर इवेल्युएट करके रीचेक किया है, रिव्यू किया है, और मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट बी को लगाना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. 100 of techniques are there. I'm just giving a very simple example over here. 100 of techniques are there. So we use, dependent upon the requirements, we use certain techniques to take. मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट टाइमली डिसीजन लेना. जो बिजनेस सबसे ज़्यादा समय के ऊपर और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजंस लेता है वो ग्रो करता है, बाकी सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं. अच्छा बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, सीपीएम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीपीएम? सीपीएम मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड. देखो बेटा, आपका इंस्टीट्यूट सेक्टर 32 में है और आपको बस पकड़ने के लिए सेक्टर 17 लोकल बस स्टैंड जाना है. आपके पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट भी है, और हो सकता है कि नहीं आप तो पूरा घूमकर सेक्टर 35 से आगे जाकर सेक्टर 38 से राउंड लेकर वापस आए 70, या नहीं आप तो ट्रिब्यून चौक की तरफ से निकल कर जाएं. कहने का मतलब है एक ही काम को करने के हमारे पास एक से ज़्यादा वेज हैं. हमारे को डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वी हैव मोर देन वन रूट्स. बट विच रूट वी शुड बी सेलेक्टिंग? We should be selecting critical path route, or we should be using critical path method. And what is the critical path? जिसमें मैं सबसे कम टाइम में सबसे कम डिस्टेंस कवर करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं, दैट इज सीपीएम टेक्निक. बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक टेक्निक का और नाम मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड. एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं. सपोजिंगली यू हैव टू कुक अ ब्रेकफास्ट, and in breakfast uh, you have to grill your toast, you have to boil your milk, you have to boil an egg, and each activity takes 10 minutes. A normal person will say it will take me 30 minutes to do the cooking. But when we apply critical path method, we can see that uh, which two activities can be done simultaneously, or is it possible to do all three activities simultaneously? Why to wait? So we can save time and resources and complete the task. For example, in this case, if I have a 3 burner stove, then I can do all three activities simultaneously, and I will not take 30 minutes to prepare my breakfast. I can go ahead and prepare my breakfast just in 10 minutes, because none of the activity is dependent on the previous activity. Each activity is independent. Provided you have the resources, you can simultaneously perform all three activities and can save time. This is called another example. This you may treat it as another example for critical path method. So what I mean to say is, I have number of tools and techniques that I can use under business economics, which will facilitate me in taking correct and timely decisions. So यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा हुआ है. बिजनेस इकोनॉमिक मैनेजमेंट की कई प्रकार की नीड्स को डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड पूरा करती है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स के पास लार्ज कॉर्पस मतलब लार्ज नंबर ऑफ थ्योरीज एंड टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल कर कर सही डिसीजन लिया जा सकता है. और बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक की थ्योरी को और बिजनेस की प्रैक्टिस को क्या करती है? इंटीग्रेट करती है, उनमें तालमेल बिठाती है. एक तरफ थ्योरी है, एक तरफ प्रैक्टिकल है, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम, दोनों के बीच में तालमेल सिंक बनाने का काम, सिंक्रानाइज करने का काम किसका है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का. Now, we have heard little about business economics. It helps businessmen taking sound decisions.
Let us now go to a proper definition of business economics. Business economics may be defined as use of economic analysis to make business decisions involving the best use of organization's scarce resources. Very simple definition it is. So बिजनेस इकोनॉमिक क्या है? ये यूज है किसका? इकोनॉमिक एनालिसिस का, इकोनॉमिक टूल्स एंड टेक्निक्स का, जिसके द्वारा बिजनेस सही डिसीजंस ले सके, क्योंकि बिजनेस के पास रिसोर्सेज की क्या है? कमी है. नेक्स्ट पॉइंट, एक इकोनॉमिस्ट ने भी डेफिनेशन दी है, ये भी जौन सा है एमसीक्यू में आता है. इकोनॉमिस्ट का नाम है जोएल डीन. इसने भी डिफाइन किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज. वो कहता है हम इकोनॉमिक टूल्स एंड टेक्निक्स, इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम बिजनेस की पॉलिसीज निर्धारित करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है? इकोनॉमिक्स प्योर थ्योरी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन, प्रैक्टिकल adaptation is called business economics. So applied economics, as it includes application of selected quantitative techniques. मैं अभी आपको CPM और PERT का नाम बताया, इनको हम quantitative techniques भी कहते हैं. आप में से कोई बच्चा अगर OR से एक्सपोज है, OR मीन्स ऑपरेशनल रिसर्च, उसने कभी पढ़ी हुई है, तो उसको ये टेक्निक्स के नाम ध्यान में आते होंगे. ऑपरेशनल रिसर्च में हम PERT CPM करते हैं. शायद हो सकता है +2 लेवल तक अभी तक आपको ये वर्ड्स नहीं आए हैं, बट आगे जाकर ये सब्जेक्ट्स भी आपको सीखने हैं. सो वी यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. बट आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स तो आती हैं. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपने कई सारी पढ़ी हैं. आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, आपने वेरिएशन एनालिसिस पढ़ा है, आपने कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा है, आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा है. ये सारी चीजें क्यों पढ़ी हैं? ताकि कल को आके हम इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का बिजनेस के डिसीजंस लेने में क्या ले सकें? यूज ले सकें. ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का. हम यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का. अभी मैंने PERT CPM आपको बताया, वो लीनियर प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता है. हम यूज करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का. हम यूज करते हैं कैपिटल बजटिंग का. देखिए कैपिटल बजटिंग मैंने एग्जांपल आपको बताया था, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, वो कैपिटल बजटिंग ही थी कि कैपिटल बजट में है, कैपिटल के ऊपर राशन है, कैपिटल बिजनेसमैन के पास अनलिमिटेड नहीं है, उसे उस प्रोजेक्ट में लगानी है जहां पे वो कैपिटल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स क्या कर सकता है? अर्न कर सकता है. सो हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. हम कई बार ब्रेक इवन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं. ब्रेक इवन एनालिसिस आपने नाम सुना है बेटा कभी? Have you heard about break-even analysis? You must have. हाँ जी बच्चे, Have you heard about break-even analysis? Any of you? Yes, answer me please. सर रिपीट करिए, केड़ा वर्ड? ब्रेक इवन एनालिसिस. सर फिक्स ते नहीं, प्रोडक्शन दी कॉस्ट ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ मतलब नहीं पर ए नहीं बेटा, अच्छा चलो मैं बताता हूँ. पढ़ने के लिए तो देखो बेटा, थ्योरी हम ऐसे ही पढ़ जाएंगे, ठीक है, बट उसको समझ के पढ़ोगे तो उसका फायदा क्या है कि कल को किसी और सब्जेक्ट में जब ये वर्ड आएगा आपको पहले से उसकी नॉलेज होगी. दूसरा, जब आपको MCQs आएंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल होगे अगर आपको हर वर्ड का मतलब मालूम है. मैंने आपसे वर्ड यूज किया ब्रेक इवन एनालिसिस. ये क्या है? एक टेक्निक है जो कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? टू टेक करेक्ट डिसीजंस.
नाउ व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? अब मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। मैं कहता हूँ यार, ब्रेक इवन पॉइंट आपने जरूर सुना हुआ है, और ब्रेक इवन पॉइंट इज विच पॉइंट वेयर total cost is equal to what? Total revenue and profits are equal to 0. What is my total cost? मेरी total cost क्या है? वेरिएबल प्लस फिक्स। Total cost होती है variable cost plus fixed cost is equal to what? Total revenue. Total revenue मतलब sales के बराबर हो जाए, और वहां पे profits क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है जी। अब एक बिजनेस 1 है, एक है बिजनेस 2। ये ना 100 यूनिट्स बेचता है, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। सिर्फ 100 यूनिट्स बेचता है तो इसकी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर आ जाती है, और एक बार ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा तो उसके आगे जब यूनिट बेचेगा तो इसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और बिजनेस बी है, ये 1000 यूनिट्स बेचता है तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अब अगर आप बिजनेसमैन हो, या आप चलो मान लो आप सीए हो, और आपके पास कोई बिजनेसमैन गाइडेंस लेने आया है, पूछने आया है कि मैं बिजनेस 1 करूं या बिजनेस 2 करूं, क्या गाइड करोगे आप उसको? क्या बोलोगे, क्या करना चाहिए? बिजनेस 1 की बिजनेस 2? बिजनेस वन। बिजनेस 1 बिजनेस करना वन। चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अर्ली ब्रेक इवन पॉइंट है। कम यूनिट्स को सेल कर ही हमने अपने सारे खर्चे क्या कर लिए? पूरे कर लिए। जितने जल्दी खर्चे पूरे कर लिए उतने जल्दी हम किस में आ गए? प्रॉफिट्स में आ गए। दूसरे बिजनेस में हमें काफी सारी यूनिट्स बेचने पड़े हैं, तब जाके खर्चे पूरे हुए। कल को अगर रिसेशन आ गई तो बिजनेस 2 ठप हो जाएगा, ज्यादा यूनिट्स बेच नहीं पाएंगे, मगर बिजनेस 1 काफी देर तक प्रॉफिटेबिलिटी में बना रहेगा। इतनी जल्दी शटडाउन बिजनेस 1 का नहीं होगा। सो लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट, बेटर इट इज। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको मैं और डिटेल में आपके साथ ब्रेक इवन एनालिसिस को जब मैं कॉस्ट एनालिसिस करूंगा वहां पे डिस्कस करूंगा बेटा, वहां पे जाके प्रॉपर ग्राफ्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही है कि ये एक टेक्निक है under business economics that businessman uses for taking accurate decisions. Now let us add on some more points over here, more scope. So इसका मतलब हमने यहाँ तक ये समझा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ क्या है? क्लोज कनेक्शन है। यानी अगर किसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स सीखना है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ओआर दैट इज ऑपरेशनल रिसर्च, ये सब्जेक्ट्स आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं आगे चलकर फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स करूंगा तो एक फीचर मुझे आज ही समझ में आ गया। क्या फीचर समझ में आ गया? कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड सब्जेक्ट, इट इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। ये एक अकेला सब्जेक्ट अपने आप में नहीं है। इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें कई और सब्जेक्ट्स को भी सीखना समझना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। पहले आसान बात, इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है, फिर हम क्या साथ ही साथ ले लेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। लेट अस सी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स सिंपल है, इसके अंदर दो चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ what do you mean by microeconomics and macroeconomics? I hope you understand these words. I am repeating for your sake, for your understanding. I'll be quick with this. Now what do you mean by microeconomics? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है किसका? इंडिविजुअल्स का। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है किसका? फर्म्स का, उनके बिहेवियर का, कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो वो कैसा बिहेव करेंगे, घट जाएगा तो कैसा बिहेव करेंगे, इनकम बढ़ जाएगी तो कैसा बिहेव करेंगे, अगर किसी चीज़ का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल्स में कौन कौन आते हैं बच्चे? कंज्यूमर्स आते हैं, और कौन आता है? प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो जब हम कंज्यूमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, कंज्यूमर के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं? हम डिमांड पढ़ते हैं, हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर? यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस,
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं, या फिर हम जब प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, प्रोड्यूसर के बारे में प्रोडक्शन एनालिसिस, सप्लाई, कॉस्ट एनालिसिस, जब ये पढ़ रहे होते हैं, जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, किसकी चर्चा कर रहे होते हैं? वी डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये लिखा हुआ है इसमें। इंडिविजुअल यूनिट्स, चाहे वो कंज्यूमर हैं या फर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो लोग किस तरह से डिसीजंस लेकर अपने स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स या यूनिट्स के बारे में बात होती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? आपका सारा सिलेबस बुक 1 का क्या सिलेबस है, मैं इसको ना 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। पहला हिस्सा कंज्यूमर्स, दूसरा हिस्सा प्रोड्यूसर्स, और एक ऐसी जगह जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आकर मीट करता है, दैट इज मार्केट्स। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आई से इट हैज 3 सेगमेंट स्कोप। कंज्यूमर्स के बारे में डिमांड आ जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है, यूटिलिटी एनालिसिस आ जाता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आ जाता है, कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। प्रोड्यूसर्स के रिलेटेड क्या आता है हमारे पास? प्रोड्यूसर से रिलेटेड आता है, प्रोड्यूसर से रिलेटेड वी हैव सप्लाई, वी हैव प्रोडक्शन एनालिसिस, वी हैव कॉस्ट एनालिसिस। मार्केट से रिलेटेड क्या आ जाता है बेटा? प्राइस डिटर्मिनेशन आ जाता है, इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन आ जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के लिए आता है, चाहे वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो। So this is the scope of microeconomics. Here I am talking about individuals and I am talking about firms. ये लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर आप देखो, एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे हो, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे हो, फैक्टर प्राइस। फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चे, आपको मालूम ही है? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। और इनका प्राइस क्या होता है? लैंड का प्राइस क्या है? रेंट। लेबर का प्राइस क्या है? वेजेस। एंटरप्रेन्योर क्या लेकर काम करता है, क्या उसको फैक्टर प्राइस चाहिए? प्रॉफिट्स। कैपिटलिस्ट क्या डिमांड करता है? इंटरेस्ट। इसके बारे में डिस्कशन होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, हम ये देखते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन कौन से हैं, रिच लोग कौन से हैं, मिडिल क्लास लोग कौन से हैं, फर्म का बिहेवियर क्या है, कौन फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, इंडस्ट्री की लोकेशन क्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मोस्ट ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। देखिए, ये है रॉ मटेरियल का रिसोर्स और यहाँ पर है मार्केट, जहाँ पे जाकर सामान ने बिकना है। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। अच्छा बेटा, मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। आगे बेटा, यस सर। दोबारा से देखिए। देखिए, ये लोकेशन पे रॉ मटेरियल पड़ा है, ये लोकेशन के ऊपर है मार्केट। आपको अपनी लगानी है फैक्ट्री, इसके बीच में ऑब्वियसली डिस्टेंस है। आपको लगानी है फैक्ट्री, कहाँ पे लगाओगे अपनी फैक्ट्री? रॉ मटेरियल के पास में या मार्केट के पास में? सर रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल के पास। अच्छा, रॉ मटेरियल के पास में लगाओगे। रॉ मटेरियल के पास में फैक्ट्री लगा ली, वहाँ पे फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बनाए, और फिनिश गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट करके लेके जाओगे मार्केट पे, और मार्केट में जाके बेच दोगे। ये कह रहे हो आप मेरे को? यस सोच लो, मार्केट के पास नहीं लगानी चाहिए आपको फैक्ट्री? सर ट्रांसपोर्टेशन सर कॉस्ट उससे तो रॉ प्रोडक्शन लेट हो होगा। जाएगी। अगर मार्केट के पास में लगाऊंगा, सेल जल्दी हो जाएगी।
मार्केट में किसी चीज की जरूरत होगी, सर अभी बीच में ऑक्सीजन कहीं की देख लगा लो ना, सकते हैं, किल्लत इक्वल कितनी पड़ डिस्टेंस। गई। ऑक्सीजन चाहिए हॉस्पिटल्स में और बनती है स्टील प्लांट्स में। ऑक्सीजन प्लांट्स अगर यही लगे होते शहरों के अंदर तो ये इतनी किल्लत नहीं आ रही होती ना। कहाँ लगानी चाहिए फैक्ट्री, रॉ मटेरियल के पास कि मार्केट के पास? सर लेकिन सीए बनने जा रॉ रहे हो, सोच के मटेरियल को जवाब देना, मेरी ट्रांसपोर्ट बातों करना में मत ज्यादा आना जाना। मुश्किल है। मैं सर 20 साल रॉ पुराना मटेरियल सीए के हूँ, लिए किसी ट्रांसपोर्टेशन को भी करनी आसानी पड़ेगी। से बेवकूफ बना सकता हूँ। आंसर मी स्मार्टली। सर पर रॉ मटेरियल के पास नहीं लगाएंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में इतना टाइम चला जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ आगे, बट इसी वजह से रॉ मटेरियल के पास लगानी चाहिए। सर अगर हम मार्केट के पास लगाएंगे तो सर वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा हो सकते हैं ना इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। Okay, I still agree with you, but is it the only reason to select the location of an industry? Is it a very sound reason to select a location of an industry? You see, what we are doing is we are putting some pressure on our mind. We are doing some practical application of business economics. You are being asked to decide by an entrepreneur where he should locate his factory and why. तो आप आर्गुमेंट्स दे रहे हो, आप प्रॉस एंड कॉन्स बता रहे हो। अब मैं आपको इसका हल बताता हूं। इसका हल है वेट थ्योरी। इसका हल क्या है? वेट थ्योरी। मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना चाहता हूं, ओवरहेड कॉस्ट कम करना चाहता हूं, प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहता हूं, और ट्रांसपोर्टेशन के लॉजिस्टिक्स को भी इजी रखना चाहता हूं। हल क्या है? वेट थ्योरी। ये भी एक टेक्निक है अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स। इतना बोलते ही शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं नेक्स्ट लाइन क्या बोलने वाला हूं। नेक्स्ट लाइन में ये बोलने वाला हूं, बेटा अगर रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है और उसको बनाने के बाद फिनिश गुड्स का वेट कम है तो मुझे अपनी फैक्ट्री कहां लगानी चाहिए? रॉ मटेरियल के सोर्स के पास। अगर रॉ मटेरियल का वेट कम है मगर असेंबल करने के बाद फिनिश गुड्स का वेट ज्यादा है तो मुझे अपनी फैक्ट्री कहां पे लगानी चाहिए? मार्केट के पास। अब आपका और दिमाग चल सकता है कि सर अगर दोनों का वेट बराबर है, फिर बेटा टॉस कर लेना, हेड्स आए तो मार्केट और टेल्स आए तो रॉ मटेरियल का सोर्स। फिर यू आर सर बीच इनडिफरेंट में अबाउट कहीं दिस। नहीं लगा सकते इक्वल। क्या बेटा? सर दोनों के बीच में कहीं नहीं लगा सकते इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ। मैंने कहा अभी अभी इसी का आंसर दिया ना मैंने आपको। मैंने कहा वेट थ्योरी चलेगी अगर तो ये तय है रॉ मटेरियल भारी है, फिनिश गुड्स हल्का है, तो बेटर कहाँ पे होगा बेटा? रॉ मटेरियल के पास, ताकि ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल की मुश्किल ना हो। फिनिश गुड्स तो हल्के हैं, इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो जाएंगे। एक ही ट्रक में ज़्यादा यूनिट्स फिनिश गुड्स के आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होएगी। और अगर आपको लगता है नहीं फिनिश गुड्स का वेट ज़्यादा है और रॉ मटेरियल हल्का है तो बेटर है कि आप कहाँ पे लगाएं? मार्केट के पास, ताकि आपको भारी सामान ज़्यादा देर तक कैरी ना करना पड़े। लॉजिस्टिक्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, कॉस्ट भी आपको सपोर्ट करेगी। आपको मैंने ये भी बोला लास्ट में, अगर दोनों का वेट बराबर है तो कहीं पे भी लगा लेना, इक्वल डिस्टेंस पे लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ, फर्क ही क्या पड़ रहा है? फिर तो कोई फर्क ही नहीं ना पड़ा बेटा। फिर टॉस करने वाली बात रह जाएगी, हेड्स तो ये टेल्स तो वो। ऐसा कम होगा प्रैक्टिकली कि वेट भी बराबर रह जाए, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट ऐसा कम होगा। अगर होगा तो कोई बात नहीं, आप फिर कहीं पे भी लगा लीजिएगा, फिर तो ये डिसीजन ही नहीं रहेगा। इज इट ओके? यस सर। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वो फिनोमिना है जहां पे हम नेशन एज अ होल या इकोनॉमी एज अ होल को डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते। से
विक्रम सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये क्या है बेटा? फर्म्स है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती हैं। जब मैं ये नाम लूंगा तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं सीमेंट इंडस्ट्री कहूंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिप्ला, सिडला, ग्लेक्सो, ये फर्म्स हैं, फार्मास्यूटिकल फर्म्स। जब मैं इनका नाम लूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहूंगा तो वो क्या बन जाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं पूरी कंट्री एज सच कि नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग इन सेंस ऑफ मैक्रो, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक्स। इसमें लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स जैसे कि जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात होती है, उनके बिहेवियर्स के बारे में बात होती है। पिछली बारी से पर कैपिटा इनकम अगर बढ़े तो हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज की ग्रोथ हुई। इट एनालाइजेज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एज होल, जिसके अंदर फर्म्स, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वाइडर इन स्कोप देन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से एरियाज को जनरली कवर करते हैं मैंने आपको बता ही दिया। एक कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, एक कंट्री की ग्रॉस आउटपुट क्या है, जनरल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, जैसे कि हम कहते हैं 1 USD इज इक्वल टू 75 INR, एक यूएस डॉलर 75 इंडियन नेशनल रुपीस के बराबर है। ये क्या है बेटा? फॉरेन करेंसी। और ये क्या है? होम करेंसी। इस कोट को देखकर आपको क्या लगता है? इस कोट को देखकर आपको क्या लगता है? इस कोट को देखकर आपको समझ में आता है कि यूएस डेवलप्ड है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तभी तो आपको अपने कंट्री के ज़्यादा यूनिट्स होम करेंसी के देने पड़ रहे हैं 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए। पहली बात, एग्जॉस्टिव नहीं है, बट पहली समझ हमारे को यही आती है कि इंडियन करेंसी वीक है और फॉरेन करेंसी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। हम अपनी कंट्री की करेंसी को ज़्यादा वीक नहीं होने देना चाहते, तो उसके लिए जो स्टेप्स लेंगे वो किसके अंदर कवर होंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होंगे। क्या स्टेप्स लेंगे आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे कंट्री में टोटल पैसा कितना सेव होता है, इन्वेस्ट कितना होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका क्या रोल है, ये स्टडी किया जाता है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, दिस इज व्हाट इज डिस्कस्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। Okay, we will discuss one more topic today, that is nature of business economics, क्योंकि अब कंक्लूड ही हो रहा है यहाँ पे पॉइंट ये। लेट अस डिस्कस इट आउट। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने ये समझा ही है कि ये इकोनॉमिक्स की क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो बिजनेसमैन को हेल्प करती है सही डिसीजंस लेने में। इतनी बात हम पहले कराएं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो इसमें इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड है, और कई सारे टूल टेक्निक्स अदर सब्जेक्ट के भी इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। अब उसी बात को हम पॉइंट वाइज कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट होता है, इसी तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम कई टूल्स को इंटीग्रेट करके क्या निकाल लेते हैं? कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो इसका डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट। जस्ट लाइक साइंस, वी कैन यूज द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू एनालाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट हाँ, इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, इट इज नॉट अ प्योर साइंस। साइंस में तो H2 और O को मिलाओगे तो H2O यानी वाटर ही बनेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे अमेरिका में बना लो चाहे इंडिया में बना लो। मगर यहाँ पर प्राइस को बढ़ाएंगे तो डिमांड घटेगी, मगर किसी रीजन में कम घट सकती है, किसी रीजन में ज़्यादा घट सकती है। इट इज़ पॉसिबल। सो इट इज़ साइंस बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस, इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स।
हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई टूल्स एंड टेक्निक्स को डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस, ये मैं बात आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ। मैक्रो एनालिसिस के कई एलिमेंट्स हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे कि प्राइस लेवल का असर क्या पड़ेगा डिमांड के ऊपर, लोगों की इनकम का, एम्प्लॉयमेंट लेवल का, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, टैक्सेशन पॉलिसीज़ का, इंटरेस्ट रेट्स का, एक्सचेंज रेट्स का, इसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या असर आएगा। इट यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इट इज pragmatic इन अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय pragmatic? कोई चीज़ है थ्योरी में, जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ना, जब किसी थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज़ किया जाए तो हम कहते हैं वे अप्रोच क्या है, pragmatic। ये लिखा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic इन इट्स अप्रोच एज इट टैकल्स विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच द फर्म फेसेस इन रियल वर्ल्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखकर तो एडम स्मिथ मर चुका हुआ है, जेबीसी भी मर चुका हुआ है, ठीक है, केन्स भी मर चुका हुआ है, उन्होंने तो थ्योरीज बना दी, मगर उन थ्योरीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो तो डे टू डे होती है। दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। देयरफॉर वी से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic इन अप्रोच। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में और कई सब्जेक्ट्स की कई टेक्निक्स को हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले। हम इसमें मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च का करते हैं, इवन अकाउंटिंग का करते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कई सारी टेक्निक्स का हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए, इकोनॉमिक्स की थ्योरी ना दो लाइंस के ऊपर डेवलप हुई है, या तो पॉजिटिव या नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है प्योर साइंस, नॉर्मेटिव का मतलब प्योर साइंस नहीं होता, नियर साइंस होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, नियर साइंस होता है। सो उसने कहा बिजनेस इकोनॉमिक पॉजिटिव इन नेचर नहीं है, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। अगर पॉजिटिव इन नेचर हो तो 100% श्योरिटी हो कि अगर मैं प्राइस 10% बढ़ाऊंगा तो डिमांड 50% घटेगी। अगर इस बात की श्योरिटी हो तो ये पॉजिटिव साइंस बन जाए। हाँ, मुझे ये मालूम जरूर है कि अगर मैं प्राइस 10% बढ़ाऊंगा तो डिमांड घटेगी, हो सकता है 10% घटे, हो सकता है 5% घटे, हो सकता है 50% घटे। सो मुझे डायरेक्शन मालूम है, मुझे डायरेक्शन ऑफ चेंज मालूम है, मगर एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ चेंज मालूम नहीं है। सो ये आधी साइंस है, पूरी साइंस नहीं है। इट इज नॉट पॉजिटिव इन नेचर, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। पॉजिटिव का मतलब है व्हाट इज, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे पता है, और क्या होना चाहिए, व्हाट ought to be, what should be, this is normative. So बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है। इसमें वैल्यू जजमेंट्स आती हैं, कथन आते हैं लोगों के, स्टेटमेंट्स आती हैं। एडम स्मिथ तो कह गया ना, एडम स्मिथ ने कहा, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि व्हेन प्राइस राइजेस फॉर नॉर्मल गुड्स डिमांड विल फॉल। ये एक स्टेटमेंट दे दी, वैल्यू जजमेंट है। तुम बहुत अच्छे हो, वैल्यू जजमेंट है, कितने किलो अच्छे हो, कितने अच्छे हो, दूसरे के कंपैरिजन में 5 किलो अच्छे हो, 10 किलो अच्छे हो। हमारे पास कोई एनालिसिस का तरीका ही नहीं है। सो वैल्यू जजमेंट्स आती हैं इसके अंदर। जेबी से कह गया एवरी प्रोडक्शन विल क्रिएट्स इट्स ओन मार्केट। आप बस सामान बनाइए, अपने आप बिक ही जाएगा, वो एक स्टेटमेंट है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट्स हैं, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर एंड इट इज नॉट पॉजिटिव इन नेचर। बेटा आज के लेक्चर में अभी हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को, थोड़ा सा ही रह गया, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या थोड़ा सा ही माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस के बारे में बातें हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज भी क्या करूंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक बार टेस्ट आना शुरू हो जाए कि एमसीक्यूज होते क्या हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे आंसर करना है। जितना हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अपनी ऑब्वियसली स्कोर्स को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। ओके।
If anything that you have to ask, you can ask.